Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Mohammad Asif Khalil and welcome to my YouTube channel China with Mr. Asif. सबसे पहले उन तमाम स्टूडेंट्स को जिनको JW फॉर्म और एडमिशन लेटर मिल चुके हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनको अभी तक नहीं मिला उन लोगों से भी ये है कि अभी आप वेट करें। आपकी यूनिवर्सिटी की प्रोसेसिंग और जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की प्रोसेसिंग है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़ वेरी करती है। जी हाँ, आपको भी अगर आपको प्री एडमिशन लेटर ऑलरेडी मिल चुका है और आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई किया है तो आपको भी इंशाल्लाह आपका चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का कंफर्मेशन लेटर और ईमेल मौसूल हो जाएगी। उसके लिए आप हेस्टी ना हो। एडमिशन ऑफिस को ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफिस को ईमेल की ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपको आपका एडमिशन लेटर और JW फॉर्म बहुत जल्द ही ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर दिए जाएंगे। और वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको JW फॉर्म और एडमिशन लेटर मिल चुके हैं और वो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और उन तमाम लोगों के लिए भी जिनके अभी तक जो है वो रिसीव नहीं हुए, लेकिन वो इस प्रोसेस को पहले ही गो थ्रू कर सकती हैं क्योंकि दे हैव इनफ टाइम सो दैट दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन। सो इस वीडियो के अंदर हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे और मैं आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करके बताऊंगा कि आपने किस तरह वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है ताकि आपके वीज़ा एक्सेप्टेंस के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमाइज हो जाएं। जो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं और आपको वीज़ा एप्लीकेशन के लिए कब जाना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये क्वेश्चन भी करते हैं कि अगर हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से और चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल मौसूल हो जाती है कि आप जो है वो वीज़ा के लिए अप्लाई करो, तो हमें कब जो है वो अप्लाई करना चाहिए। As soon as you receive the email from the university or CSC, you need to prepare your documents for the visa application. And I already told all of you that you need to prepare all your academic documents at first. कि जब आपके पास ईमेल मौसूल होता है आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है, मई के एंड के अंदर और अप्रैल के फर्स्ट के अंदर जो है वो मोस्टली जो CSC के जो रिजल्ट्स होते हैं वो फाइनलाइज हो जाते हैं। तो इस केस के अंदर आपको वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो क्विक वे के थ्रू जो है वो करवाने की ज़रूरत होती है ताकि आप जल्दी से अपने लिए जल्दी से एयर टिकट बुक कर सकें। क्योंकि अब इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जितना जल्दी आप जो है वो एयर टिकट बुक करते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए लेस एक्सपेंसिव होता है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह फिल आउट करना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आ जाए हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने अपना गूगल ब्राउज़र ओपन करना है और इसके अंदर वीज़ा फॉर चाइना आपने लिखना है। जो ही आप वीज़ा ऑफ चाइना लिख के इसको सर्च करेंगे तो ये आपको उस रिस्पेक्टिव वेबसाइट की तरफ लेकर जाएगा। इसमें सबसे ऊपर जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है चाइना वीज़ा एप्लीकेशन सर्विस सेंटर, आपने इस लिंक को ऊपर क्लिक करना है जो आपको एप्लीकेशन की वेबसाइट की तरफ या जो ओरिजिनल वेबसाइट है आपको उस तरफ लेकर जाएगा। आपने इम्पोर्टेंट नोटिस को जो है वो रीड आउट करना है और इसको मार्क करना है। अभी आप जो है वो अपर राइट कॉर्नर के ऊपर देख रहे हैं कि ये एक वीना जो दूसरी कंट्री है वो मेंशन है। आप चेंज सिटीज़ के ऊपर क्लिक करके आप अपने कंट्री को या सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो लोग इंडिया से हैं वो इंडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं और जो लोग पाकिस्तान से हैं, जो स्टूडेंट्स जिनका अप्रूव हुआ है तो वो पाकिस्तान सिलेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद, कराची या लाहौर किसी भी सेंटर में जो आपके नियर बाई हो आप उस पर क्लिक करके उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इनकी एप्लीकेशन जो है वो इनकी एप्लीकेशन फ़ी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि अब आपका कंट्री भी चेंज हो गया है और आपका सिटी भी चेंज हो गया है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म के जो अपर राइट कॉर्नर के ऊपर है उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट जो है वो अपना अकाउंट किया हुआ है, इसलिए सिंपल सा लॉगिन करना है मैंने। अगर आपने अभी तक जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो सिंपल जैसे जीमेल का अकाउंट बनता है आप उसके ऊपर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना नाम, अपना पासवर्ड और अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करके आप अपना अकाउंट जनरेट कर सकते हैं। या आपके ईमेल के ऊपर एक पासवर्ड जाएगा, उस पासवर्ड को आपने यहाँ पे ऐड करना है और आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। एनी हाउ मकसद है आपको बताना कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है,
इसलिए सिंपल सा लॉगिन करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। एक सिंपल सी पज़ल है, उसको सॉल्व करना है, तो ये एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा और आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है वो एक ओपन हो जाएगी। अब आप लॉगिन हो चुके हैं, दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करें तो एक इस तरह से एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके सामने आएगा, जिसके ऊपर आप अपना वीज़ा सेंटर सबसे ऊपर देख रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आपका वीज़ा सेंटर आपका एप्लीकेबल नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जेरी ऑफिस से। तो ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन है जो लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर आप देख रहे हैं, ये आपको फ़िल आउट करनी है इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। आएँ इसको प्रोसीड करते हैं। आपने चेक मार्क को क्लिक करना है और आगे प्रोसीड करना है। तो इसको आगे प्रोसीड करते हैं और इस तरह आपने ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, आपने पिक्चर अपलोड करनी है और पिक्चर आपकी वाइट बैकग्राउंड के अंदर होनी चाहिए। ये चाइनीज़ एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। बाकी रिक्वायरमेंट्स भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो 3 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन है वो फिलअप होनी चाहिए। इट मीन्स आपके कान, आपका जो फोरहेड है और आपकी जो आँखें हैं वो विजिबल होनी चाहिए और तभी जो है ये इसको एक्सेप्ट करेगा। मैंने ऑलरेडी जब चाइना में अप्लाई किया था तो मैं अपनी उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ज़ूम आउट करके आप इसका फोकस जो है वो सेट कर सकते हैं और जब ओके पे क्लिक करेंगे, अगर आपके साइड पे ग्रीन हो जाता है इसका मतलब आपकी जो पिक्चर है वो एक्सेप्ट हो गई है। तो नेक्स्ट आपने अपने नेम की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और ये एग्जैक्टली वैसी होनी चाहिए जैसे आपके पासपोर्ट के ऊपर है। आपका गिवन नेम और आपका सर नेम जो है, इधर मैं जो है वो फ़र्ज़ी नाम और एड्रेस और ये सब चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। मकसद है आपको समझाना और आपको बताना। आपने अपने अकॉर्डिंग ही इसको फ़िलअप करना है। नेक्स्ट आपने डेट ऑफ़ बर्थ आपने ऐड करनी है और वो डेट ऑफ़ बर्थ भी अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट होनी चाहिए। अगर ये डेट ऑफ़ बर्थ आपकी अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट ना हुई तो जेरी ऑफिस से आपके वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती। नेक्स्ट जेंडर और फिर प्लेस ऑफ बर्थ, कि आप किस कंट्री के अंदर, किस रीजन के अंदर, किस प्रोविंस के अंदर हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको फिलअप कर देते हैं। मैं पंजाब और प्रोविंस को भी पंजाब कर देता हूँ और ऑब्वियसली कंट्री तो पाकिस्तान ही रहेगा। इस तरह आपने अपना कंट्री, अपना सिटी और अपना प्रोविंस सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपने अपना मैरिटल स्टेटस आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये पार्ट जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है, तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिलअप होगी। नेशनैलिटी एंड परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों के पास एक से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ होती हैं, तो इसका सेक्शन जो है इसलिए उन्होंने रखा है कि अगर आपके पास मल्टीपल नेशनैलिटीज़ हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इन केस आपके पास अगर कोई और नेशनैलिटी नहीं है तो सिंपल जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस है आपका, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऐड कर देनी है। नीचे ये देखें क्वेश्चन है कि आप किसी और कंट्री में आप रह चुके हैं, तो आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इन केस अगर आप रह चुके हैं तो आप यस के ऊपर क्लिक करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कोई और नेशनैलिटी है तो आपने ऑब्वियसली नो पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। तो पासपोर्ट आपका ऑर्डिनरी है अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, और आपने अपना पासपोर्ट नंबर ध्यान से अपने पासपोर्ट के फ्रंट पेज से देख के आपने अपना पासपोर्ट नंबर ऐड करना है और पासपोर्ट किस कंट्री से इशू हुआ है, ऑब्वियसली पाकिस्तान से। किस सिटी से इशू हुआ है आपने वो सिटी मेंशन करना है। बहावलपुर से इशू हुआ है तो आप बहावलपुर ऐड कर सकते हैं, या अकॉर्डिंगली जिस सिटी से आपका इशू हुआ है आप उसमें उसको ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मैं एक फ़र्ज़ी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ और आपने जो एक्सपायरेशन डेट है पासपोर्ट की, आपने कब तक वैलिड है वो भी ऐड करना है। आप तब तक वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी 6 मंथ्स या 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रहती। अगर आपकी एक्सपायरी 6 मंथ के अंदर है तो आपको दोबारा से पासपोर्ट अप्लाई करने की ज़रूरत है। ऑक्यूपेशन के अंदर आप स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं और एनुअल इनकम ऑब्वियसली नॉट एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आप वो वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। अपने इदारे का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे, स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं रीज़न कि नॉट वर्किंग येट। तो इस तरह से जो है
या आपके वीज़े के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाईएस्ट लेवल ऑफ़ एजुकेशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ़ एजुकेशन होगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हाई स्कूल की जो डिग्री होगी या एजुकेशन होगी आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ़ ग्रेजुएशन होगा। आपने उस इदारे का नाम, उस यूनिवर्सिटी का नाम, उस स्कूल का नाम मेंशन करना है और अपना लेवल ऑफ़ एजुकेशन मेंशन करना है और अपना मेजर मेंशन करना है। तो मैंने इधर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया, इसलिए बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से मैंने अंडर ग्रेजुएशन की थी और मेरा मेजर जो था वो बायोलॉजी था या ज़ूलॉजी। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली जो है वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने अपना रेजिडेंस एड्रेस मेंशन करना है, सिंपली वैसे ही कंट्री, प्रोविंस, सिटी और उसका पोस्टल कोड आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। आपके सिटी का पोस्टल कोड और वहाँ पे आप जाके उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको नहीं मालूम तो आप गूगल कर सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अगर आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात आप जब सामान मंगवाते हैं किसी से या किसी को अपना एड्रेस देते हैं तो ये चीज़ें मेंशन करते हैं। तो अगर आपको आपकी स्ट्रीट का नंबर नहीं मालूम तो सिंपल आप वहाँ पे आप फ़र्ज़ी नंबर भी ऐड कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं होने वाला, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उस सर्विस के लिए प्रोवाइड की जाती है जो कुरियर सर्विस होती है एप्लीकेशन सेंटर की। तो अब कोई भी एप्लीकेशन सेंटर पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुरियर के थ्रू आपका वीज़ा नहीं भेज रहे। तो नेक्स्ट आपने अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन देनी है, अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन, जिसमें फ़ादर की इन्फॉर्मेशन है और आपकी मदर की इन्फॉर्मेशन है। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन ऐड करते हुए ख्याल करना है कि जिस तरह उनके CNIC के ऊपर या पासपोर्ट के ऊपर उनका नाम मेंशन है, आपने वही नाम मेंशन करना है। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन के लिए जाएंगे जरी ऑफिस के अंदर तो आप उनके CNIC की कॉपीज़ भी अपने साथ लेके जाएंगे। तो उनकी इन्फॉर्मेशन ऐड करते हुए आपने ख्याल रखना है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी जो उनका नाम है और जो उनका सेल फ़ोन है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने बिल्कुल वैलिड ऐड करनी है। तो नीचे है कि क्या आपके वाले साहब जो हैं वो चाइना के अंदर हैं, तो आप सिंपली नो पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो चाइना के अंदर हैं तो फिर उनका आप जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं कि किस वीज़ा के ऊपर हैं और वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे। वैसे ही आपने मदर की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और इनकी इन्फॉर्मेशन भी ऐड करते हुए आपने ख्याल रखना है कि इनके CNIC के अकॉर्डिंग ही आप इनका नाम, फर्स्ट नेम, गिवन नेम और फैमिली नेम और इसी तरह उनकी डेट ऑफ बर्थ भी उसी तरीके से मेंशन करनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है हर कोई अपने अकॉर्डिंगली इसको फिलअप कर सकता है अपनी फैमिली सिचुएशन के मुताबिक। इन केस अगर किसी की वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं बना हुआ तो नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं रीज़न कि उनका अभी CNIC नहीं बना हुआ। नेक्स्ट आपने अपने चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो अगर आपके पास आपका चाइल्ड है या आप मैरिड हैं और आपकी एक फैमिली है तो आप वहाँ पे उसका नाम और उसका पासपोर्ट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है या अभी आप सिंगल हैं तो आप यहाँ पे नो चाइल्ड येट रीज़न के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि आपके कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं जो चाइना में रह रहे हैं, तो आप सिंपली नो पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट पे जब करेंगे तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो ये पोर्टल आपको बता देगा कि ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। आप वहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को ऐड करके नेक्स्ट पे प्रोसीड कर सकते हैं। अब ये जो सेक्शन है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस सेक्शन के अंदर आपने मेंशन करना है कि आपका जो वीज़ा है वो किस टाइप का है। तो डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं तो फिर X1 वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं या X2। अब X1 वीज़ा में वो लोग जा सकते हैं जिनका लॉन्ग टर्म स्टडी प्लान है और X2 वीज़ा के अंदर जिनका शॉर्ट टर्म स्टडी प्लान है चाइना के अंदर, इट मीन्स लेस देन 6 मंथ। सो X2 जो है वो लॉन्ग टर्म स्टडी ड्यूरेशन है। अगर आपका मास्टर, बैचलर या PhD में एडमिशन हुआ है तो आप X1 सेलेक्ट कर सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके एडमिशन लेटर के ऊपर और JW फॉर्म के ऊपर भी मेंशन होती है। और ड्यूरेशन ऑफ स्टे के अंदर आप जो है वो 180 डेज़ या मोर देन 180 डेज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इन केस यहाँ पे आप देखें कि मैंने मल्टीपल एंट्रीज़ के ऊपर क्लिक किया है।
अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल एंट्रीज़ के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आप अपनी स्पाउस को इनवाइट करते हैं या अपने रिलेटिव को इनवाइट करते हैं आपको विज़िट करने के लिए, तो फिर उसका सिंगल एंट्री होगा वीज़ा। नेक्स्ट आपने सर्विस को सिलेक्ट करना है और मैं यही इनकरेज करूँगा स्टूडेंट्स को कि वो नॉर्मल सर्विस के ऊपर क्लिक करें, क्योंकि नॉर्मल सर्विस का जो वीज़ा होता है अगर वो लाहौर के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो 1 वीक के बाद उनको मिल जाएगा। अगर इस्लामाबाद में कर रहे हैं तो विदिन अ वीक उन्हें अपना वीज़ा जो है वो मौसूल हो जाता है। नेक्स्ट आपने इटिनरी बतानी है कि आपने जो है वो सफ़र जो करना है तो किस रूट के थ्रू और किस डेट में आपने सफ़र करना है। तो यहाँ पे आप जो है वो सितंबर का मंथ मेंशन कर सकते हैं। ये सिर्फ फर्जी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर या वीज़ा के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है। जब वीज़ा आपके पास आएगा तभी ये डिसाइड करेंगे आप और आपकी फ़िनंशियल कंडीशन कि आपने किस एयरलाइन के थ्रू किस डेट को जो है वो ट्रैवल करना है। और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी और इंटरनेशनल ऑफिस के अकॉर्डिंग भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात इंटरनेशनल ऑफिस जो है वो आपको एक डेडलाइन देते हैं कि इस डेट से पहले पहले जो है आप हमें यहाँ पे रिपोर्ट करें, फिर आप अपनी स्कॉलरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप उस डेट से तक जो है वो आप हमें रिपोर्ट नहीं कर सकते तो आप हमें एक डिटेल ईमेल करें और वजह बताएं कि आप उस डेट के अंदर जो है वो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते रिपोर्ट। तो ये आपने जो है वो सिटी ऑफ अराइवल आपने बीजिंग करना है, क्योंकि आप जब वहाँ से फ़्लाई करेंगे तो मोस्टली जो एयरलाइंस होती हैं वो बीजिंग लैंड करती हैं। तो यहाँ पे जो डेस्टिनेशन सिटी है आप अपनी अकॉर्डिंगली जिस यूनिवर्सिटी के अंदर जिस प्रोविंस के अंदर वो यूनिवर्सिटी है आप उसको जो है वो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरी चूँकि जिलन यूनिवर्सिटी है जो कि जिलन प्रोविंस के अंदर है तो यहाँ पे मैंने जिलन यूनिवर्सिटी मेंशन कर दिया। अगर आपको यूनिवर्सिटी के एड्रेस का नहीं मालूम तो आप सिंपली गूगल के ऊपर उस यूनिवर्सिटी का नाम और एड्रेस लिख के सर्च कर सकते हैं, वो आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा। सिंपली उसको कॉपी करना है और एड्रेस सेक्शन के अंदर पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट आपने आपका डेट ऑफ अराइवल टू दिस सिटी कि आप कब तक जो है वो इस सिटी तक आ जाएंगे। जिस डेट को आप बीजिंग में लैंड करेंगे उससे अगले दिन की आप बेशक डेट जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि आप अगले दिन तक इस सिटी में आप जो है वो लैंड कर जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो है अभी डिटरमाइंड नहीं है जब आप एप्लीकेशन ऐड कर रहे हो। जब आपके पास वीज़ा आपके हाथ में होगा तभी जो है वो आप एयरलाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो और अपनी टिकट करवा सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द चाइना के आप चाइना से कब डिपार्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली आपका जो है वो वीज़ा X1 वीज़ा है और मोर देन 3 मंथ का स्टे है तो आप 2026 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि 2026 के अंदर जो है मैंने चाइना से दोबारा डिपार्चर करना है। तो ये चीज़ें भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये अभी तक जो है वो किसी को कंफर्म नहीं होता कि आप चाइना से कब आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने डिग्री कंप्लीट करके वापस पाकिस्तान आते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं हर वेकेशंस पे पाकिस्तान को विज़िट करते हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप किस तरह अपने फ़ंड्स को मेंटेन करते हैं। या समटाइम्स जो है वो सडन आपको विज़िट करना पड़ जाता है, क्योंकि ये चीज़ें इंसान के साथ साथ चलती हैं, तो इस तरह से आप उसको प्लान कर सकते हैं। आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटेंडेड ट्रिप, और इसके अंदर आपने अपने सुपरवाइज़र की अपने इनवाइटिंग पर्सन की इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर हमारे पास हम मास्टर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और हमारे ने जब अप्लाई किया था तो उस वक्त हमने कोई सुपरवाइज़र को सिलेक्ट नहीं किया, कोई लेटर नहीं लिया और हमारा एडमिशन हो गया, तो इस केस के अंदर हम यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐड करें। तो इस केस के अंदर आप यहाँ पे काउंसलर की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। जिस काउंसलर की तरफ से आपको ईमेल मौसूल हुआ है उस काउंसलर के नाम, उसका एड्रेस तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ जिलन यूनिवर्सिटी या हुआजांग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या जिस भी यूनिवर्सिटी से वो इंटरनेशनल ऑफिस हो आप वो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो उनका फ़ोन नंबर भी आपके लेटर के ऊपर मेंशन होता है। अगर आपके पास सुपरवाइज़र का लेटर है,
नहीं तो आप उनके फ़ोन नंबर को जो है वो उनके वेबसाइट से या ऑफिशियल पोर्टल से भी आप वहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप चाइना में आएँ और अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह उस सुपरवाइज़र की इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है कि वो किस प्रोविंस से हैं, किस सिटी से हैं और उनका जो है वो डेजिग्नेशन और ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के अंदर आप मेरी भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं या अपने फैमिली की भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, अपने वाले साहब की भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप जो है अपने सुपरवाइज़र की या अपने जो काउंसलर है उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे ऐड करें, क्योंकि ये लोग चाइना के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो ये किसी भी तरह की सिचुएशन को कोप आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप सिंपली आप चेक मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आपने सुपरवाइज़र की ऐड की होगी वही इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रीफ़िल हो जाएगी। ऑब्वियसली इस ट्रिप के लिए आप खुद ही पे करेंगे, तो यहाँ पे आप कह देंगे कि मैं जो है वो इस ट्रिप को पे करूँगा और सिंपल सा आगे क्वेश्चनेयर्स हैं, आपने उन क्वेश्चनेयर्स को फिलअप करना है कि आपका किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से या कुछ आपने चाइना विज़िट किया, आपका चाइना का कभी वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हुआ या आपके पास कोई और नेशनैलिटी है, तो इस तरह के आपको नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चनेयर मिलेंगे। तो सिंपली आपने उनके नो पे क्लिक करना है। ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी कंट्री में नहीं गए, आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन नहीं है, तो इस केस के अंदर आप सिर्फ नो के ऊपर क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब आप इसके ऊपर देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या आपको चाइना का वीज़ा कभी इशू हुआ है, तो सिंपली आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास इशू हुआ है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सिंपल सा एक सर्वे परफॉर्मा है कि आया आप पहले चाइना के अंदर विज़िट कर चुके हैं, आपको वीज़ा मिला है या रिजेक्ट हुआ है, तो उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली आपने नो पे क्लिक करना है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपका रिलेशन है, किसी ऐसे कंट्री से आप बिलोंग करते हैं या किसी ऐसे कंट्री की तरफ आपने विज़िट किया है जहाँ पे कोई मोहलिक बीमारी हो या एपिडेमिक कंडीशन हो, तो उस केस के अंदर आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अब अगर आप पहली मर्तबा पाकिस्तान से विज़िट कर रहे हैं चाइना की तरफ या ट्रैवल कर रहे हैं, तो सिंपली आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने नो पे क्लिक किया है, आप भी इस तरह नो पे क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जो नीचे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि आप अपने वीज़ा को या पासपोर्ट को कैसे कलेक्ट करेंगे, तो सिंपली आप ख़ुद जो है वो विज़िट करके कलेक्ट करेंगे। कुरियर के थ्रू जो ये फैसिलिटी है अवेलेबल नहीं है जेरी ऑफिस के थ्रू। तो आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जो आपका ये सेक्शन है, इसमें आपने अपनी ऐड की हुई तमाम इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करना है। आपने देखना है कि आपने अपना नाम, अपना पासपोर्ट नेम, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना एड्रेस, अपने वालिद साहब का नाम, उनका डेट ऑफ़ बर्थ, अपना डेट ऑफ़ बर्थ, अपने सुपरवाइज़र या इनवाइटी का जो है वो नेम और उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस आपने सही से जो है वो फिलअप किया है या नहीं। तो सिंपली आप रिव्यू करके नीचे आपने इसको चेक मार्क में क्लिक करके आपने वो इसको सबमिट करवा देना है। तो ये कि आपने एप्लीकेशन ख़ुद ही फिलअप किया, किसी दूसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो कंफर्म करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा। इसमें यही बता रहे हैं कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं तो इसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसके अंदर वो आपको बताएंगे कि आपको एप्लीकेशन के वक्त आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। नीचे ब्लू लाइन के ऊपर आप क्लिक करके आप उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन के दौरान आपको काम आएंगे। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और कई बार बताया है। आपका पासपोर्ट आपकी आइडेंटिटी है जब आप पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पे आपका एडमिशन कंफर्मेशन लेटर, जो कि आपको यूनिवर्सिटी इशू करेगी, और JW फॉर्म, ये भी दो तरह के होते हैं, JW101, JW102। तो ये बेस्ड ऑन द स्कॉलरशिप कि आप किस स्कॉलरशिप के ऊपर आपने अप्लाई किया है,
तो इस केस के अंदर आपको JW फॉर्म भी आपको प्रोवाइड करने होंगे। आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको रिक्वायर्ड होगा जब आप एप्लीकेशन सेंटर जाएंगे, और वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए। ये जो तमाम बातें हैं ये ऑलरेडी मैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वाले वीडियो के सेक्शन के अंदर मेंशन कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप सिंपली लिंक के ऊपर क्लिक करके, जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉप आउट हो रहा होगा, आप उस वीडियो को दोबारा से वॉच आउट कर सकते हैं, और उसके अंदर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मेंशन हैं जो कि आपको चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए या दूसरी अवेलेबल स्कॉलरशिप्स के लिए रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो अगर आपने जो है आपका अभी जो है कंफर्मेशन नहीं भी आया तो भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पहले से आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी होने चाहिए, ताकि जब आपका वक्त आए आपकी एप्लीकेशन का तो आपको इन चीज़ों के बारे में परेशानी ना हो। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने उन तमाम बातों को डिस्कस किया जो कि एक स्टूडेंट को एप्लीकेशन के दौरान डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आपने अपने ही उस फ़ोल्डर के अंदर, या जो आपने एक अलग से फ़ोल्डर बना रखा है उसके अंदर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म को आपने ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करवाना है। इसको कलर प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि बार कोड्स हैं, तो बार कोड से काम चल जाएगा।